जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मध्य पाषाण काल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले होडर माइकल वेस्टरूप ने 1956 में किए थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से की थी। और भारत में मध्य पाषाण काल होलोसिन युग के साथ शुरू हुआ। ये तो स्टार्टिंग है। तो आइए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही पाए जाते हैं। यानी भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में पाए जाते हैं। मध्य पाषाण काल में पाए जाते हैं, यानी इसके पहले जो है मानव अस्थिपंजर कहीं नहीं पाया गया है। ये पूछा भी जा सकता है कि मानव अस्थिपंजर भारत में किस काल से मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो है सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिपंजर पाए गए हैं। और मध्य पाषाण काल को क्या क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को अनुपाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है किस काल को अनुपाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल को जो है ये तीनों नाम दिया गया है। अनुपाषाण काल, नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल, ये कहा जा सकता है। अगला है आदमगढ़ एवं बागोर। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, एवं बागोर ये राजस्थान में है। दो मध्य पाषाणिक स्थल हैं जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी आदमगढ़ एवं बागोर दो मध्य पाषाणिक स्थल हैं, जहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ये पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल के कौन से दो स्थल है जहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो एक आदमगढ़ है और दूसरा है बागोर। आदमगढ़ ये भी पूछा गया है कि आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। और बागोर एक बाघोर है। बागोर और बाघोर में अंतर है, इसको जानते रहिए। बागोर जो है ये राजस्थान में पड़ता है। ये दो मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और बागोर का उत्खनन जो है बीके मिश्र ने किया था। ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यानी बागोर स्थल की खुदाई जो है बीके मिश्र ने किया था। ये स्थित कहाँ पे? कोठारी नदी के तट पे स्थित है। ये जो है ये कोठारी नदी के तट पे स्थित है, तट पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि बागोर मध्य पाषाणिक स्थल किस नदी के तट पे स्थित है। तो ये कोठारी नदी के तट पे स्थित है। बागोर जो कि राजस्थान पड़ता है, इसका मतलब कोठारी नदी भी राजस्थान में पड़ती है। और आगे देखते हैं फिर।
बागोर को, बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि किस स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है। तो बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, तो बागोर को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट है, अभी पूछा नहीं गया, कभी भी पूछा जा सकता है। और भारत में सर्वप्रथम अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष जो है, यानी भारत में अस्थिपंजर का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, अवशेष कहाँ से मिला? पहला प्रथम साक्ष्य ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के, यानी सराय नाहर राय जो कि ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहर राय प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से मिला है पहला। और महदहा भी एक स्थल है, महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यानी सराय नाहर राय एवं महदहा से भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर का जो है पहला साक्ष्य मिला है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अस्थिपंजर का प्रथम साक्ष्य, पहला साक्ष्य पूछ रहा है, तो सराय नाहर राय एवं महदहा से मिला है। आगे देखते हैं। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण, यानी यहाँ पे आक्रमण हुआ, इसका साक्ष्य, या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, ये पूछा जा सकता है। सराय नाहर राय से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य मिला सराय नाहर राय से। और सराय नाहर राय की खोज जो है, सराय नाहर राय की खोज जो है किसने की? इस जो है केसी ओझा ने की थी। और तथा इसका उत्खनन जो है, यानी इसकी खोज तो केसी ओझा ने की, और उत्खनन किसने किया था? उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया था। जी.आर. शर्मा ने किया था इसका उत्खनन। ये पूछा जा सकता है कि सराय नाहर राय की खोज किसने की थी। अक्सर जो खोज से संबंधित महत्वपूर्ण पाषाण काल के या ऐतिहासिक स्थलों से पूछा गया है क्वेश्चन कि इस स्थल की खोज किसने की। तो ये पूछा जा सकता है कि सराय नाहर राय की खोज किसने की? तो केसी शर्मा ने की थी, और इसका उत्खनन जो है जी.आर. शर्मा ने किया था। केसी ओझा ने इसकी जो खोज की थी, और जी.आर. शर्मा ने इसका उत्खनन करवाए थे। तो और देखते हैं इसमें, बूचड़ खाने या वध स्थल का साक्ष्य सर्वप्रथम महदहा से मिला है। बूचड़ खाने या वध स्थल का साक्ष्य सर्वप्रथम महदहा से मिला है, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। महदहा से मिला है।
ये भी पूछा जा सकता है कि वधस्थल यानी स्लाटर हाउस का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है, तो माधा से मिला है स्लाटर हाउस का साक्ष्य। आगे देखते हैं। आगे है दमदमा से ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा से क्या क्या मिला इसको देखते हैं। दमदमा से सर्वाधिक समाधान यानी कुल 41 समाधान का साक्ष्य मिला है। समाधान जो है 41 समाधान का साक्ष्य जो है वो भी मानव समाधान है, यानी 41 मानव समाधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाधान का साक्ष्य मिला है यहाँ से दमदमा से। जबकि लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। जबकि लेखहिया ये इलाहाबाद में स्थित है। लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल मिला है। लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है और दमदमा से सर्वाधिक समाधान यानी 41 मानव समाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये पूछा जा सकता कभी भी। और आगे देखते हैं प्राचीन झोपड़ियों का साक्ष्य। प्राचीन झोपड़ियों का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राचीन झोपड़ियों का साक्ष्य सर्वप्रथम ये पैसरा से मिला है। जबकि झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य चोपनी मांडव से प्राप्त हुआ है। यानी प्राचीन झोपड़ियों का साक्ष्य जो हमको पैसरा से मिला है, यानी प्राचीन झोपड़ियों का साक्ष्य सर्वप्रथम पैसरा से मिला है। और जबकि झोपड़ी का विस्तृत यानी झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य जो है ये चोपानी मांडव से मिला है। चोपानी मांडव से प्राचीन झोपड़ियों का जो है विस्तृत साक्ष्य यानी झोपड़ियों का विस्तृत साक्ष्य जो है हमको चोपानी मांडव से मिला है। और प्राचीन झोपड़ियों का साक्ष्य अगर पूछता है सर्वप्रथम तो पैसरा से मिला है। आगे देखते हैं टेरी समूह या टेली समूह हेरी समूह की खोज। टेला यानी टेरी समूह एक स्थल का नाम है। टेरी समूह या टेरी टेला चलने दो ना। टेरी टेला की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। यानी टेरी समूह या टेरी टेला उसे कहते थे कि खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और टेरी टेला का अर्थ है टेरी टेला का अर्थ क्या है? बालू का टीला। एक पूछा जा सकता है कभी भी टेरी टेला या टेरी समूह का अर्थ क्या है, तो टेरी टेला या टेरी समूह का अर्थ है बालू का टीला। बालू के टीले को जो टेरी टेला कहते हैं या टेरी टेला कहते हैं। मध्य पाषाण काल में
और देखते हैं मध्य पाषाण काल में कौन सा सर्वप्रथम पालतू जीव था। तो मध्य पाषाण काल में पालतू जानवरों में सर्वप्रथम कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में लोग जो जानवर पालते थे उसमें प्रमुख कौन जानवर था। तो ये कुत्ता जो है, कुत्ता उसमें प्रमुख जानवर था। मध्य पाषाण काल में कुत्ता सर्वप्रथम लोग पालते थे। ये पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल में देखते हैं क्या क्या मिला है। मध्य पाषाण काल में धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी अर्थात नाव, यानी नाव का निर्माण सर्वप्रथम जो है मध्य पाषाण काल में हुआ है। यानी नाव का निर्माण, डोंगी का निर्माण ये जो मध्य पाषाण काल में हुआ है। और शवों को दफनाने की प्रथा सर्वप्रथम, यानी अंतिम संस्कार, शवों को दफनाने अंतिम संस्कार करने की प्रथा की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में हुई। ये पूछा जा सकता है कि शव को दफनाने यानी शव का अंतिम संस्कार किस काल में प्रारंभ हुआ। तो शुरुआत जो है ये मध्य पाषाण काल में इसके प्रारंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल में। और ये भी पूछा जा सकता है कि नाव का निर्माण अभी पूछा गया, कभी एक बार पूछा गया था कि लकड़ी की डोंगी का निर्माण जो सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ। धनुष बाण का भी निर्माण जो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ था। और यहाँ पे देखते हैं अग्नि का प्रयोग। भारत में अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण अर्थात नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। यानी अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसका मतलब यह है कि अग्नि का प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, यानी लोग जान गए थे अग्नि का, आग का प्रयोग करना, लेकिन उसका प्रारंभ जो है बृहद स्तर पे जो है नव पाषाण काल में हुआ। यानी अग्नि का जब प्रयोग हो जाता है तो वहाँ से एक नई चीज़ की शुरुआत हो जाती है कि आग को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसकी शुरुआत जो नव पाषाण काल में होती है। अगर प्रश्न आता भी है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुआ, तो नव पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ पे एक चमत्कारी ये खोज थी अग्नि का। आगे देखते हैं। विष्णुधर वाकरकर महोदय ने भारत में पाषाण काल, यानी विष्णुधर वाकरकर महोदय को भारत में पाषाण काल
का पितामह कहा जाता है। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि पाषाण काल का पितामह, भारत में पाषाण काल का पितामह जो है, भारत में पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसमें विष्णुधर वाकड़कर महोदय को जो है भारत में पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। आगे देखते हैं, 25 मीटर लंबी सुरंग भीमबेटका से एवं 642 गुफाएं। भीमबेटका जो है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका से 25 मीटर लंबी सुरंग मिली है और 642 गुफाएं भी मिली हैं। 642 गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं वहाँ से। यानी इतना चीज़ जो है, यहाँ से भीमबेटका से 25 मीटर लंबी एक सुरंग मिली है और 642 गुफा भी मिली थी। ये पूछा गया प्रवक्ता में, किस प्राचीन स्थल से 500 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो भीमबेटका से जो है ये 642 गुफाएं प्राप्त हुई है। ये पूछा जा सकता है आगे भी भविष्य में, लेकिन ये प्रवक्ता में पूछा गया है कि किस स्थल से 500 से यानी 500 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई है। आगे अब देखते हैं, भीमबेटका से क्या क्या प्राप्त हुआ, इसको देखते हैं। भीमबेटका से वराह का चित्र प्राप्त हुआ है। वराह मतलब सुअर जिसे कहते हैं, तथा गणेश का प्राचीनतम चित्र प्राप्त हुआ है। चित्रांकन मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन किस स्थल से मिलता है, कहाँ से, तो भीमबेटका से जो है गणेश का प्राचीनतम जो चित्रांकन मिलता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी है, मोस्ट क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। अब कुछ स्थल हम देखते हैं, यानी मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल देखते हैं, कौन कौन से हैं। एक है कुछ झरिया। ये स्थल कहाँ पे स्थित है, ये रांची के पास स्थित है, यानी झारखंड में। और ये जो है मलान दीघी, और अगला है मलान दीघी और कौन से स्थल है देखते हैं। मेदिनीपुर, पुरुलिया, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। यानी मलान दीघी, मेदिनीपुर, पुरुलिया, ये मध्य प्रदेश में क्या नाम, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है उड़ीसा से, देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं। उड़ीसा से कुचाई, ये पूछा गया है कि कुचाई स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस काल का है, तो कुचाई जो है ये मध्य पाषाणिक स्थल है, ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। आगे है क्योंझर, सुंदरगढ़, वाणगढ़, सुंदरगढ़, वाणगढ़, बिसई, मोस्ट है, ये भी पूछा जा सकता कभी भी। बोडरा,
एक स्थल का नाम है बोडरा। डुंगरी, डुगरी एवं कुरहड़ी एवं कुरहदी आदि ये स्थल जो है उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कुचाई बड़ा महत्वपूर्ण है। कुचाई को पूछा गया है, विषयी को भी एक बार पूछा गया है, बाकी बोडरा, डोगरी और कुरहदी को नहीं पूछा गया है। और इसमें बाणगढ़, एक उधर सुंदरगढ़ तो लगा ही लेंगे सब लोग। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के। मोरहना पहाड़, मोरहना पहाड़, बघई कोर, बघई खोर, लखहिया, ये बेलन नदी घाटी में स्थित है। ये सब बेलन नदी घाटी में स्थित है। यानी मोरहना पहाड़, बघई खोर, लखहिया, ये बेलन नदी घाटी में स्थित है सब। बघई कोर को पूछा गया, लखहिया को भी जानकारी पूछा गया। मोरहना पहाड़ ये उत्तर प्रदेश के हैं। मोरहना पहाड़, बघई कोर, लखहिया ये सब बेलन घाटी की, जो कि इलाहाबाद में वर्तमान इसका नाम प्रयागराज है, उसमें पड़ता है। तो आगे देखते हैं। और अगला स्थल एक है लहुरा देव। लहुरा देव, लहुरा देव ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका मुख्यालय जो खलीलाबाद है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप में कृषि यानी कृषि करने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, यानी चावल का जो है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला यहाँ से। इसके पहले लोग जो मेहरगढ़ को जानते थे, और इसका स्थल जबकि है, यहाँ से कृषि किए जाने का साक्ष्य जो है 9000 से 8000 ईसा पूर्व। और जबकि मेहरगढ़ से जो है, मेहरगढ़ से जो कृषि किए जाने का साक्ष्य मिला है वो 7000 ईसा पूर्व है। 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में कृषि की जाती थी। लेकिन लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर जिला में स्थित है, यहाँ से 9000 से 8000 ईसा पूर्व में जो कृषि किए जाने का साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं। चौपानी मांडो के बारे में और जान लेते हैं। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो को पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण काल के संक्रमण की अवस्था का प्रतीक माना जाता है। चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण की
अवस्था माना जाता है। यानी चौपानी मांडा को ये पूछा जा सकता है कि किस पूरा स्थल को पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण की अवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो ये चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण काल की अवस्था का प्रतीक माना जाता है। चौपानी मांडो स्थित कहाँ है? चौपानी मांडो की स्थित इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज जनपद में स्थित है। कहाँ पे? ये बेलन नदी घाटी में भी स्थित है। बेलन नदी घाटी में स्थित है। इसका उत्खनन जो है क्षैतिज हुआ है। इसका क्षैतिज उत्खनन हुआ। धन्यवाद मित्रों। अब अगली सीरीज मेरी जो आएगी वो नवपाषाण काल की आएगी। नवपाषाण काल की जल्दी इसको मैं लोड करूँगा, नवपाषाण काल के वीडियो। धन्यवाद।